जय हिंद दोस्तों, इस वक्त मैं मौजूद हूँ मुंबई स्थित डोंगरी के इलाके में और आज मैं मुलाकात करने आया हूँ इंडियन यूनियन मुस्लिम लीग के महाराष्ट्र के जनरल सेक्रेटरी अब्दुल रहमान सैयद साहब से, जिन्हें आप देख रहे हैं। ये अब्दुल रहमान सैयद साहब है, इंडियन यूनियन मुस्लिम लीग का एक बड़ा नाम, एक बड़ा चेहरा जो महाराष्ट्र में रिप्रेजेंट किया गया है और आप इन्हें प्रवक्ता भी कह सकते हैं। पार्टी को हर एंगल से कहीं रिप्रेजेंट करना हो, पार्टी के लिए कुछ प्रचार करना हो, वो सारी मुशावरती मीटिंग में इनका अहम किरदार, अहम भूमिका इनकी होती है। इनसे बात करते हैं जो मौजूदा हालात इस वक्त अब्दुल रहमान साहब जो देश में चल रहे हैं, जिस तरह से बीजेपी का ये दावा है कि इस बार 400 पार का वो दावा कर रही है और सामने की अगर बात करें तो उनके विपक्ष में इंडियन अलायंस बड़ी मजबूती से लड़ रहा है, जिसमें इंडियन यूनियन मुस्लिम लीग का भी योगदान है, उस गठबंधन का इंडियन यूनियन मुस्लिम लीग भी हिस्सा है। तो क्या लगता है मोदी का ये दावा किस हद तक सही है? क्या ग्राउंड लेवल पर एक आम वोटर्स का सपोर्ट मोदी के साथ है या इंडियन अलायंस के साथ है? देखिए, इसमें बहुत बहुत शुक्रिया। इसमें दो पहलू है। एक पहलू तो ये है कि जैसे कि आप देख रहा है कि जितना भी आज भी जो है पोलिंग चालू है और जैसे जैसे एक एक चरण जो चलता जा रहा है, हर वक्त जो है मोदी और टीम का जो है बौखलाहट आपको दिख रहा है। क्योंकि एक जहाँ पर सच्चाई ये है कि 10 साल के अंदर हर तरीके से हर पहलू में जो है देश की जनता को नुकसान हुआ है, चाहे वो ये रोज़गार के मामले में हो, एजुकेशन मामले में हो, हेल्थ में हो और पब्लिक सेक्टर की बिकावत में, हर चीज़ में जो है देश को नुकसान हुआ है। जीडीपी गिर गया एकदम। वो हिसाब से उनको पता है कि वो कोई भी हालत से जीतने वाले नहीं है, कोई भी हालत से तीसरा बार जो है सरकार में आना उनका मुश्किल है। तो इसलिए एक जो है साल्वो फायरिंग वो लोग ने शुरू में स्टार्ट किया कि 400 पार। उसका दो पहलू है। 400 पार का पहलू ये है, एक तो पब्लिक में ये बताना, ऐसा है कि हारने वाले भी अपने आप को जीतने का बता करके पब्लिक में अपना इमेज बरकरार रखना और लोगों को बताना, और लोगों को ऐसा ना हो कि हारने वाले पहले से अगर सोच लिए तो वोट करने वाले और भी नहीं करेंगे। इसीलिए आज आप देखेंगे कि हिंदी बेल्ट में जहाँ जहाँ भी, साउथ में तो पूरा सफाया हो गया, हिंदी बेल्ट में जहाँ जहाँ भी इलेक्शंस हो रहा है, हर जगह से जो पारंपरिक वोटर्स है बीजेपी का, वो लोग भी बाहर निकल नहीं रहा है बीजेपी को वोट करने के लिए। क्योंकि जो वादे किया गया पूरा खोखला निकला। 2 करोड़ नौकरी का खोखला निकला। बहुत सारे इनके हुकूमत वाले रियासत में भी जो है सरकारी नौकरी जगह खाली है, उसका बाद भी ये लोग भर्ती नहीं कर रहा है। और एक तरफ जो है ये लोग ने 80 करोड़ लोगों को राशन देने की बात कर रहा है। 80 करोड़ लोगों को अगर राशन देने की बात कर रहा है तो ये मतलब है कि आपको समझना है कि 80 करोड़ लोग गरीब हो चुके हैं। मतलब वो जो आखिरी जो तबका उससे भी नीचे आ चुका है। तो ये चाहते क्या है? सिर्फ जो है लोगों को गलत वादे करके बौखलाहट में मुसलमानों को सिर्फ नाम लेकर कभी मुसलमान के ऊपर अभी जो है मंगलसूत्र के नाम से डराया जा रहा है और जो है ज़्यादा बच्चा पैदा करने वाले डराया जा रहा है। अभी एक नया चीज़ निकला है, आगे उसके बारे में बात करेंगे। तो हर तरीके से जो है लोगों को जो है गलत तरीके से सच्चाई से हट करके बात करके वापस हुकूमत में आने का एक कोशिश है उनका, बस और कुछ नहीं। अब्दुल रहमान भाई, जिस तरह से अब एक चुनावी शगुफा मैं कहूँ अगर फूटा हुआ है, एक मुद्दा बहुत गरमाया हुआ है, खासकर महाराष्ट्र में मुद्दा ये गरमाया हुआ है। कुछ लोगों का ऐसा मानना है कि जो इंडियन अलायंस जिस तरह से मोदी के सामने चुनाव लड़ रही है, ज़रूरत इन्हें मुस्लिम वोट बैंक की है। जब तक हिंदुस्तान का मुसलमान, महाराष्ट्र का मुसलमान एक तरफा वोट नहीं करता इंडियन अलायंस को, या उनके जो भी उनके गठन में जो भी पार्टियां हैं उनके उम्मीदवारों को नहीं करता, तो मुश्किल है कि इंडियन अलायंस बीजेपी के सामने जीत जाए। अब यहाँ सवाल ये उठता है कि मुसलमानों के वोट तो चाहिए इंडियन अलायंस को, लेकिन किसी भी मुस्लिम नुमाइंदे को जो टिकट नहीं दिया गया, ये बात महाराष्ट्र में बड़ी जोर पकड़ रही है और बहुत सारे लोग इसको आम जनता तक पहुंचा रहे हैं कि मुस्लिम नुमाइंदे क्यों नहीं दिए गए, मुस्लिम लीडरशिप क्यों ख़त्म की जा रही है। ये देखिए, टू बी वेरी क्लियर एंड प्रिसाइज, मुस्लिम्स शुड नॉट बी टेकन फॉर ग्रांटेड। कोई भी पॉलिटिकल पार्टी जब उन्होंने मुसलमानों को धक्का पहुंचाया तो सरकार गिरी है और दूसरे जो है तबका हुकूमत में आया है। लेकिन अभी का जो मौका है, अभी का जो माहौल है, 10 साल से जो हर वक्त हर सेकंड जो है मुसलमानों के ऊपर उंगली उठाया जा रहा है, मुसलमानों को, देश के संविधान को बदलने की बात हो रहा है। जैसा कि आप देखते हैं कि इनके कोई CMs, कोई सीनियर लीडर्स जो है, जो एक उनके पेट से बात बाहर आ रहा है कि 400 पहला जो है राहुल गांधी और बाकी सब लोग जो है जाली टोपी पहन करके वोट मांगते थे, अभी वो लोग टीका लगा करके वोट मांगते हैं। जून 4 के बाद जो है वो लोग जय श्री राम बोलने लगेंगे। तो उसका मतलब क्या है? ये एक डरावनी की बात है और
इनके आपस में ये अंडरस्टैंडिंग, ये डिस्कशन हुआ है। इसीलिए कुछ कुछ नेताओं के बाहर आ रहा है। ये एक साजिश भी है कि प्रधानमंत्री पहले ख़ास करके चुप बैठते थे, बाहर यूएस यूके में, इवन गल्फ कंट्री में, अरब कंट्रीज़ में भी जाते हो तो उनको बताते हैं कि बहुत सब कुछ यहाँ बहुत सब कुछ अच्छा चल रहा है, हमारे रग रग में जो है सेकुलरिज्म भरा हुआ है, हम एकदम जो है मुसलमान यहाँ पर खुश है, ये सब बताए जा रहे थे। लेकिन हकीकत वो नहीं है, हकीकत कुछ और है, यहाँ सबको मालूम है। और आज के तारीख में ये भी यहाँ का एक तारीख के हिसाब से अब हर कम्युनिटी, हर पॉलिटिकल पार्टी, सेकुलर पार्टी मुत्तहिद हुआ है यहाँ पर, क्योंकि इस देश को बचाना है। मुझे हमारे एक सीनियर लीडर, जो सबसे सीनियर लीडर सैयद महमूद ख्वाजा साहब का एक बात याद आ रहा है। एक मसला पुराना ज़माने पर उठा था टोपी के बारे में, तो मुसलमान बहुत जज्बात में आ गए थे। उन्होंने कहा था कि जज्बात में आने की ज़रूरत नहीं है, टोपी पहनने के लिए गर्दन के ऊपर सर की ज़रूरत होती है, पहले अपना सर संभालो। तो यहाँ हर चीज़ के लिए मुसलमानों का जो नुमाइंदगी 100% होना चाहिए, वो बहुत ज़रूरी है। लेकिन ऐसे लोगों को इस वक्त में क्यों आते हैं? अभी जो है देश खतरे में है, देश का संविधान खतरे में है। अब मुसलमान तबका, मतलब जब आज़ादी की लड़ाई हुई, स्वतंत्र सेनानियों में मुसलमान ज़्यादा थे, सब लोग ज़्यादा थे, और तो लोग कंधे से कंधा मिला करके जो है वो लोग ने देश की आज़ादी लिए। इसी तरीके से अब वो वक्त वापस आ गया है, वो वक्त वापस आकर अभी जो है, अभी मुसलमानों की नुमाइंदगी के ऊपर बातें जो कर रहा है, मुझे लगता है कहीं ना कहीं दाल में खाला है। इसीलिए मुसलमानों को एकजुट होकर के पहला अपना देश को और अपने संविधान, अभी मैं आपके सामने बैठ के बात कर रहा हूँ तो वो देश के संविधान ने मुझे वो हक दिया है, और ये सब चीज़ें ख़त्म हो जाएगा, क्योंकि टोटली तानाशाही के ऊपर देश चल रहा है। और इसीलिए जो है एक ही आदमी है, मोदी सरकार में भी एक सिर्फ मोदी बात करते हैं, अमित शाह बात करते हैं। अभी भी इतने बार जो है, अभी भी कभी भी जो है वो लोगों ने एक ओपन डिबेट के लिए कभी भी मोदी जो है प्राइम मिनिस्टर सामने नहीं आया। तो ये सब बहुत खतरे की बात है। और ये वक्त जो है मुसलमानों की नुमाइंदगी के बारे में बात करने का वक्त नहीं है। आगे वक्त आ रहा है, कॉर्पोरेशन इलेक्शन आ रहा है, असेंबली इलेक्शन आ रहा है, उसमें आप खूब करो, खूब जो है अपने नुमाइंदगी की बात करो। मुस्लिम लीग भी करेंगे, वो ज़रूरी है। लेकिन इस वक्त जो है देश खतरे में है, देश का संविधान खतरे में है, हमारी आज़ादी खतरे में है। अब ये एक नया आज़ादी की लड़ाई है, इसलिए ये सब जो है कमेंट्स जो है और ये जो बातें किया जा रहा है, ये किसी तरीके से लोगों को मतलब गुमराह करने की बातें हो रहा है। क्या मैं ये सवाल आपसे करता हूँ कि क्या ये जो कैंडिडेट्स दूसरे खड़े हो रहे हैं, साउथ मुंबई से कहीं से भी हो, दूसरे भी हल्के से बॉम्बे से खड़े हो रहे हैं, क्या उनमें इतनी ताकत है कि ये वो वोट लेके जीत जाए? खड़ जो रहे हैं वो अपनी कैपेबिलिटी के हिसाब से और एक सोच के हिसाब से खड़ रहे हैं। इट्स नॉट द कैपेबिलिटी। यहाँ पर अभी कुल्लम कुल्ला ये देखना है, क्या इंडिया अलायंस के जो सेकुलर फोर्सेस जो है वो जीतते हैं, उनको जीतने के लिए कितना वोट चाहिए, अपोजिट वाले कितने वोट लेंगे, और ये जो लोग खड़े हो रहे हैं मुसलमानों को नुमाइंदगी नहीं दिया बोल करके, मुसलमानों से हमदर्दी जता करके जो लोग खड़े हो रहे हैं, क्या उनमें जीतने की ताकत है? कितने वोट लेंगे वो लोग? सिर्फ मुसलमान नहीं, मुसलमान का सपोर्ट और बाकी जो भी जितने भी सेकुलर वोट हैं वो सब इकट्ठा होना चाहिए। ये देश को, आज़ादी को, देश के संविधान को बचाने के लिए पूरे सब लोग इकट्ठा होकर के अब जो है सेकुलर फोर्सेस को जिताने का टाइम है। वो अभी आप जो बोल रहे हैं ज़रूर जो है मुसलमानों को ग्रांटेड नहीं लेना चाहिए, बट दिस इज़ नॉट द राइट टाइम टू फाइट फॉर दैट। आगे चल के आपको पहले से तैयारी करना चाहिए। हम सबको बुलाते हैं, आओ मुस्लिम लीग को मजबूत करो। ये एकदम बेदाग प्लेटफॉर्म है मुसलमानों के लिए, एक हिस्ट्री है। पूरे हिंदी बेल्ट में सब क्या क्या हो रहा है, केरला के अंदर कोई बुलडोज़र नहीं है, कोई लिंचिंग नहीं है, कुछ नहीं हो रहा है। वहाँ पर ये पॉलिटिकल स्ट्रेंथ बनाया हमने और वहाँ पर एकदम तालमेल से चल रहा है। अगर पूरे हिंदुस्तान के अंदर अगर कोई रियासत है एकदम अमन अमान से चल रहा है, दैट इज केरला। मॉडल अभी जिस तरह से आप बता रहे हैं कि केरला में मुसलमानों का ये है, तो केरला में कितनी सीटें आती हैं? 20 के गालिबन मैंने सुना है कि 20 के ज़्यादा करीब लोकसभा सीटें हैं। तो मुस्लिम लीग ने इंडियन अलायंस के साथ कितनी टिकट वहाँ पर दी है? क्यों अपनी मुस्लिम नुमाइंदगी को बढ़ाया नहीं? मुस्लिम लीग ने जो है मुस्लिम लीग, देखिए मुस्लिम लीग बहुत ही मतलब बहुत ही सेंसिबली सोच करके काम करने वाली एक तंजीम है। मुस्लिम लीग कभी भी जो है एक एरोगेंट तरीका कभी अपनाते नहीं हैं। और हमारे जो लीडरशिप है वहाँ पर आले रसूल से है, बाकी जो हमारे सीनियर लीडर्स है, दे आर वेरी सेंसिबल, बहुत एक्सपीरियंस लोग हैं। 2 सीट थे, 2 सीट, इस बार भी 2 सीट है। राज्यसभा में हमारे 1 सीट है, इस बार 1 सीट ज़्यादा और भी राज्यसभा में देंगे बोले। तमिलनाडु के अंदर भी हमारे 1 सीट है और वहाँ पर भी राज्यसभा में भी सीट देने की बात हुआ है। तो ये मौका जो है
ये एक एरोगेंसी से एक जिद करने का मौका नहीं है, क्योंकि देश की हालत इस तरीके से, इसीलिए वहाँ पर हुआ है। अभी आगे हम लोग करेंगे इंशाल्लाह। और जिस तरह से अब आप मुस्लिम लीग के एक बड़ा चेहरा है महाराष्ट्र में, असेंबली चुनाव भी अभी बहुत करीब है, और जो नॉर्मल वोटर्स हैं उनसे मतलब क्या सोचते हैं कि आज के दौर में इस लोकसभा चुनाव में एक आम वोटर्स किस तरह से वोट करें ताकि आने वाले असेंबली के इलेक्शंस में वो उसका रिजल्ट आपको सामने आए? नहीं, इस वक्त जो है इंडिया अलायंस को जिताने का वक्त है। उसका अलावा कोई भी सोच, किसी का भी जो है काबिलियत आजमाने का वक्त नहीं है। ये मेरा गुजारिश है पूरे मुंबईकारों से, देशवासियों से, ये वक्त जो है आजमाइश, अपने काबिलियत आजमाने का वक्त नहीं है, क्योंकि आपको काबिलियत आजमाने के लिए वक्त आके बहुत कुछ है। 10 साल से इस कदर जो है सबका साथ सबका विकास बोल करके इस कदर देश को लूटा है, इस कदर देश की जो है आपस में इस कदर जो नफ़रत फैलाया है, जो चीज़ें, इसलिए जो चीज़ों का आपको सामना करना पड़ेगा, चाहे हो सकता है बाद में इलेक्शन ही ना हो, तो आपको वो इलेक्शन, आपको काबिलियत और भी आगे आजमाने के लिए आपको मौका देना पड़ेगा। वो मौका आप इसलिए कि आज इंडिया अलायंस को जो है, इंडिया अलायंस को पूरा साथ दे करके वोट तकसीम किए बगैर जो है अच्छी भारी बहुमत में उनको जिता के भेजो। आगे भी मौका है। अगर इंशाअल्लाह अगर इंडिया अलायंस हुकूमत बनाती है, ऑटोमेटिकली जो है महाराष्ट्र का सरकार गिर जाएगा, और आपको मौका ही मौका है उसका बाद में। अब्दुर्रहमान भाई, एक अभी यही जो बात हमने अभी की थी कि इस पर एक और ये पहलू ये है कि जो इंडियन वोटर काउंसिल ऑफ इंडिया, मुस्लिम वोटर काउंसिल ऑफ इंडिया, ये एक तंजीम जिसने इस मुद्दे को बहुत ऊंचाई पर उठाया था कि मुस्लिम नुमाइंदगी, मुस्लिम लीडरशिप को ख़त्म किया जा रहा है। बात टिकट देने की थी, लेकिन अब वो वक्त जो कि वो निकल गया था। अब टिकट की पर बात हो ही नहीं सकती, क्योंकि इलेक्शन का पोलिंग जो है वो डेट बिल्कुल सर पर आ चुकी है। अब वो ये चाहते हैं कि महाविकास आघाड़ी के अंदर जो शिवसेना, राष्ट्रवादी शरद पवार गुट है या कांग्रेस गुट है, वो ये लिख कर दें। उनकी 4 डिमांड थी, मैं उनकी चारों डिमांड आपके सामने इस वक्त रखता हूं। उनकी पहली डिमांड ये है कि 47 के बाद, आज़ादी के वक्त जब देश आज़ाद हुआ, उस समय से लेकर आज तक जितनी भी धार्मिक स्थल है या जितनी हिस्टोरिकल प्लेस है, मस्जिद, मंदिर, गुरुद्वारा या कोई भी नाम स्टेशन का, उसे बदला ना जाएगा, उसे तोड़ा ना जाएगा जो आज़ादी के वक्त से अब तक है। ये पहली उनकी डिमांड, ये उनको रिटर्न में चाहिए था। दूसरा ये था कि सीए एनआरसी के ऊपर ये गठबंधन जो है वो इसका ऑपोजिशन में रहकर विरोध करेगा अगर सत्ता में आता है। तीसरा इनका ये था कि फ्यूचर में मुसलमानों के वोट से जीतकर कोई भी शिव सैनिक या राष्ट्रवादी पार्टी का वो बीजेपी में जंप नहीं मारेगा, ये उनको रिटर्न में चाहिए था। तो ये टॉपिक को लेकर फिलहाल मुस्लिम वोटर काउंसिल ऑफ इंडिया ने इस मुद्दे को गरमाया था। पहला शुरुआत कैंडिडेट से थी कि मुस्लिम नुमाइंदगी नहीं दी गई, अब जबकि वक्त निकल गया तो अब ये उनकी 4 डिमांड है। आप एक जिम्मेदार शख्स हैं इंडियन अलायंस के, क्या वो पार्टियां ये लिख कर देने के लिए तैयार है कि मुसलमानों के वोट से जीतने के बाद वो बीजेपी के साथ नहीं जाएंगे? देखिए, उसका जवाब तो वो जो जिम्मेदार लोग उस पार्टी के वही लोग दे सकते हैं। आपने जो पहली जो बात कहा कि 1947 के आज़ादी से जो है, उसका शाही मुस्लिम लीग को जाता है, क्योंकि जब बाबरी मस्जिद का मसला हुआ था, हम लोग केरला में कांग्रेस के साथ में अलायंस में था। हमारे कुछ जो है सीनियर लीडर्स ने, कुछ लोगों ने जो है अलायंस से मतलब सरकार से उतरने के लिए कहा था, लेकिन हमने कहा ये वक्त हमारे लीडर्स ने कहा कि सरकार से उतरने का, सरकार तोड़ने का वक्त ये नहीं है। और इट वाज द डिस्कशन बिटवीन बनातवाला साहब, हमारे सीनियर लीडर्स ने प्राइम मिनिस्टर से बात किया, और उस वक्त ये कंडीशन रखा गया, अगर हम लोग सरकार से नहीं उतरना, हमें इस किस्म के ये स्टेटस को चाहिए। 1947 आज़ादी के बाद, इंडिपेंडेंस के बाद, जितने भी इबादत गाह है, जितना भी गिरजाघर है, चर्चेस है, मंदिर है, वो वैसे का वैसा ही रहेगा। इसीलिए प्रोटेक्शन ऑफ प्लेसेस ऑफ वर्शिप का बिल बनाया गया, वो पास किया गया, और वो उसका शय जो है बड़ा हिस्सा जो मुस्लिम लीग को जाता है। और उसका बाद में भी जो है ये सरकार के बीच में अभी मतलब कोर्ट्स में वगैरह केस चल रहे, वो अलग है, अलग बात है। और दूसरी जो बात है आप कर रहा है कि लिख के देने का, वो आपको वो जो पॉलिटिकल पार्टीज़ जो है, दे हैव द राइट टू आस्क, उनको पूछने का पूरा हक है और उनको लिख के दें। लेकिन वो कह कर के वो एक तरफ ये डिमांड करना, मुसलमानों को जो है नुमाइंदगी नहीं दिया गया, लेकिन उसके दूसरी तरफ जो है आप ऐसे कैंडिडेट्स को खड़ा करना, उससे लोगों को पता चलता है, आज लोग जो है बेदार है कि कोई कैंडिडेट खड़ा होने से वो कितना वोट लेगा, और वो वोट मुस्लिम वोट अगर कटेंगे तो उसका फ़ायदा किसको होगा, सभी को पता है। इसीलिए एक तरफा वो डिमांड आप करो, वो बिल्कुल जायज़ है, आप पूछो, आपको पूछने का राइट है, कोई भी काउंसिल लो जो भी है। लेकिन वही लोग जो है, उसमें से कुछ लोग जो है
कैंडिडेट भी खड़ा करके मुसलमानों का वोट को नुकसान भी पहुंचाने की कोशिश कर रहा है। उनका नीयत क्या होगा मुझे नहीं पता, लेकिन डेफिनेटली वो सेकुलर फोर्सेस को, इंडिया अलायंस को नुकसान देगा। इसीलिए उनको चाहिए कि ऐसे काम नहीं करें। मुस्लिम वोट्स अभी तारीख में मेरे ख्याल से अब मैं जो देख रहा हूँ सब जगह, हर लोग एक ही तरफ है, कम्युनिटी, पूरा मुस्लिम कम्युनिटी एक तरफ है सेकुलर फोर्सेस के साथ में, और ख़ास करके महाराष्ट्र में उद्धव ठाकरे के साथ में भी, ये भी मैं बोल सकता हूँ दावे के साथ में, बिकॉज ये उनका जो 2.5 साल जो लोग था उस वक्त ही हैज़ एक्टेड एज ए हीरो। पूरे महाराष्ट्र के लोगों के, हर कम्युनिटी के नेता के हिसाब से उन्होंने काम किया है। ख़ास करके जो कोविड के टाइम पे इवन ही हैड गॉट लॉट ऑफ अप्रिसिएशन फ्रॉम इंटरनेशनल कम्युनिटी ऑल्सो। इसीलिए वो इसी वजह से जो है लोग कितने भी बोले, लोग उन्हीं की तरफ है, मतलब इंडिया गठबंधन की तरफ है। उसमें नुकसान पहुंचाने का कोई भी कोशिश अपनी तरफ से नहीं होना चाहिए। आपका डिमांड है, आप मिले, बात करो, डिमांड लो, लिख लो, जो भी है, दैट इज़ योर लुकआउट, आप कर सकते हैं, उसमें आपको पूरी आज़ादी है। लेकिन ये चीज़ नहीं होना चाहिए, वोट का तकसीम होने का कोई काम हमारे किसी की तरफ से नहीं होना चाहिए। मैं आपको ये भी बताना चाहता हूँ कि आज जो है हर तरीके से बीजेपी ये चाहता है कि ज़्यादा से ज़्यादा मुस्लिम कैंडिडेट्स खड़ा हो, मुस्लिम वोट तकसीम हो, और जो है सेकुलर फोर्सेस, इंडिया गठबंधन के लोग हारे। मैं एक एग्जाम्पल आपको देता हूँ। रामपुर यूपी में एक लोकसभा हलका है, वहाँ पर कभी भी जो है मुसलमान के अलावा कोई लोग, मतलब मेंबर ऑफ पार्लियामेंट वहाँ से चुना नहीं। 2019 में 7 कैंडिडेट जो है मुसलमान लोग वहाँ से इलेक्शन लड़े, और सबसे पहले बार बीजेपी का वहाँ से कैंडिडेट जीत के आया। वही होना है। अगर आप ज़्यादा कैंडिडेट्स खड़ा करके, बीजेपी तो ये चाहता है कि ज़्यादा से ज़्यादा कैंडिडेट खड़ा हो और मुस्लिम वोट तकसीम हो और उनका कैंडिडेट निकले। ये चीज़ जो है, उनका नीयत क्या है मुझे नहीं पता है जिसने खड़ा किया। मैं डायरेक्ट जो है मतलब इल्ज़ाम लगाने के लिए मैं तैयार नहीं हूँ, लेकिन पब्लिक ये समझते हैं। पब्लिक ये, कई लोगों ने मुझसे कहा, अरे यार ये लोग तो बीजेपी को सपोर्ट करने के लिए, वोट काटने के लिए खड़े हैं करके, बिकॉज पीपल नो वो लोग कितना वोट लेंगे, जितना भी लेगा वो सेकुलर वोट का नुकसान है, बस वही है। अब्दुल रहमान साहब, हाल फिलहाल में बीच में एक बात और एक वीडियो बहुत बड़ा सामने निकल कर आया था, जिसमें एक स्वामी जी है जिन्होंने एक विवादित बयान दिया था, और उन्होंने बताया था कि मुस्लिमों की जो अक्सरियत आबादी है वो बढ़ती जा रही है और हिंदुओं का जो परसेंटेज है वो कम हो रहा है। इसी बयान को लेकर असदुद्दीन ओवैसी ने अपनी प्रक्रिया जाहिर की थी, और इस पर एक उन्होंने बयान दिया था जो आप जानते होंगे कि एक बुरखे वाली महिला फ्यूचर में प्रधानमंत्री बन सकती है। ऐसा एक बयान ओवैसी का निकल कर सामने आया था। इस विषय में क्या कहेंगे? देखिए, ये दोनों बयान जो है, इसका टाइमिंग देखिए आप। एक तरफ से बीजेपी, पहला एक लेटर जो है, एक लेटर एडवोकेट यतीन ओझा का मेरे हाथ लगा था, और मैंने उनसे बात किया था। ही वॉज बीजेपी का एमएलए था अहमदाबाद का, और वो जब पार्टी ज्वाइन करने जा रहे थे अरविंद केजरीवाल का, एक लिखा हुआ लेटर उनका मेरे हाथ लगा था। मैंने उनसे बात किया था, तो उन्होंने कहा था कि अकबरुद्दीन ओवैसी को उन्होंने सुबह 3:15 बजे अमित शाह के घर पर लेके गया, बिहार का 2 बार, पिछले बार बिहार के इलेक्शन से पहला, और वहाँ पर ये कहा गया अमित शाह की तरफ से, ये लेटर में लिखा हुआ चीज़, वो लेटर मेरे पास अभी मौजूद है, आई एम नॉट विटनेस टू इट, ये लेटर की बात है। वो लेटर मैंने रख करके प्रेस कॉन्फ्रेंस भी पहला किया था। ये कहा गया कि जो जगह पर हम बोलेंगे वहाँ पर आपको कैंडिडेट खड़ा करना, जो जुमला हम लिखे देंगे आपको बोलना है, ताकि मुसलमान हिंदुओं के खिलाफ ये समझे और पोलराइजेशन हो, और बाकायदा पोलराइजेशन हुआ। अब जो है ऐसे वक्त पर हर मुसलमान परेशान है, हर देश के हर धर्म के हर बाशिंदा परेशान है, ऐसे हालात पर बीजेपी चाहते हैं कि कैसा भी पोलराइजेशन हो। इसीलिए प्रधानमंत्री के मुंह से अलग अलग ज़्यादा बच्चा पैदा करने वाले और हर चीज़ों की जो है बातें निकल रहा है, पाकिस्तान खुश हो रहा है, ये बातें निकल रहा है कांग्रेस के लिए। ऐसे वक्त पर ये इस किस्म का एक स्टेटमेंट देना बिल्कुल गलत है, क्योंकि ऑलरेडी जो है माहौल ख़राब है, और कोई भी तरीके से और मतलब डो और डाई वाली बात है। ऐसे हालात में असदुद्दीन ओवैसी साहब की तरफ से अगर ये स्टेटमेंट दिया तो बिल्कुल गलत है। इसमें लोग गलत समझ सकते हैं। अच्छी बात है अगर हिंदुस्तान में कोई मतलब बुर्का पहनने वाला औरत प्रधानमंत्री बने, देयर इज ओके, सेकुलरिज्म में, डेमोक्रेसी में कुछ भी हो सकता है। बट एट दिस टाइम जब चारों तरफ से जो है बीजेपी को नुकसान हो रहा है, और कुछ भी कर करके हिंदू मुसलमान की बातें कर करके वो लोग जो है मोमेंटम गेन करने की कोशिश, अपना बचाव करने की कोशिश कर, ऐसे टाइम पर ये आग में तेल डालने वाली एक स्टेटमेंट है। ये जो है जिम्मेदारी के साथ में इस किस्म के स्टेटमेंट्स नहीं दिया जा सकता। हाल में क्योंकि अच्छे पॉलिटिशियन है, अच्छे पॉलिटिशियन जो है बहुत सोच समझ करके जो है वक्त के हिसाब से बात करना चाहिए। इस वक्त ये स्टेटमेंट बिल्कुल जो है ज़रूरत नहीं है, बेकार ज़रूरत स्टेटमेंट है, नहीं होना चाहिए इस स्टेटमेंट, क्योंकि ऑलरेडी जो है हालात ख़राब है। उस हालात से बचने, उसका बाद में कांग्रेस को
कोई जगह पर कांग्रेस को सपोर्ट करने की बात करना, एक तरफ जो है आप बहुत बड़ा एक स्टेटमेंट आपकी तरफ से ये निकलता है जो मुसलमानों को लगेगा कि हमारे लिए अच्छा बोल रहा है करके, लेकिन द अदर साइड उन लोगों के उनको वो चाहता ही है कि मुसलमान के खिलाफ हो जाए और पोलराइजेशन जो हुआ है हिंदुस्तान के अंदर वापस और भी पोलराइजेशन हो, ऐसे हालात में और भी थोड़ा हिंदुओं बढ़ करके कोशिश ये है कि जो सेकुलर फोर्सेस है हिंदुस्तान के अंदर, जो हिंदू भाई जो है जो सेकुलर है, उनको भी कोई किस तरीके से अनसेकुलर कैसा बनाया जाए, उनको कैसा भड़काया जाए। और ये है कि 2 सीट वाले बीजेपी 2014 के बाद में इतने सारे मतलब सिंगल लार्जेस्ट पार्टी लोकसभा में बना है, और इसी तरीके से पोलराइजेशन करके पूरे इस किस्म के मतलब व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी चला करके हिंदुओं को भड़काए। उसका बावजूद भी हमें ये समझना चाहिए कि अगर 40% मार्जिन अलग लोग ने लिया है बीजेपी ने, 60% सेकुलर अभी भी है, उसका मतलब ये है कि 10 वोट अगर आपको अगर 10 वोटर्स वोट कर रहा है, 4 वोट ही उनके पास है, 6 वोट जो है सेकुलर लोग हैं। उसको ख़राब करने वाली कोई भी बात है हमारी कोई भी पॉलिटिशियंस के मुंह से इस वक्त में निकलना नहीं चाहिए, बहुत सोचने के बाद में निकलना चाहिए। ये स्टेटमेंट जो है इस वक्त में बिल्कुल गलत है और ये ऐसा स्टेटमेंट्स नहीं होना चाहिए। तो नाज़रीन, देखा ये अब्दुल रहमान सैयद साहब ने बहुत सारी बातों का खुलासा किया। जो 400 पार का दावा था उस पर रोशनी डाली, इंडियन मुस्लिम यूनियन लीग का जो स्टैंड है और जो आह्वान किया इन्होंने कि इस वक्त जो देश की ज़रूरत है, जो संविधान बचाना, ये सबसे बड़ा मुद्दा है। कैंडिडेट्स मुस्लिम खड़े हैं नहीं खड़े हैं, मुस्लिम लीडरशिप नुमाइंदगी मिली नहीं, इसके लिए समय आएगा, इसके लिए आगे का वक्त आएगा। जब वो चीज़ें मजबूत हो जाएगी तो आप अपना हक मांग सकते हैं। बड़े वाज़ेह तौर पर खुले तौर पर अब्दुल रहमान सैयद साहब ने ये सारी बातों का खुलासा किया, अपनी बात पहुंचाई, नाजरीन तक पहुंचाई, दर्शकों तक पहुंचाई। अब यहां पर ये एक पहलू निकलकर सामने आया है कि इंडियन अलायंस चाहती है कि मुस्लिम वोटों का बंटवारा ना हो और मुस्लिम बीजेपी के अगेंस्ट जो वोट करता आया है इस वक्त सेक्युलर पार्टियों को वोट करें, ताकि जो इख्तिदार में बैठे हैं, जो जुमलेबाजी की गई, ऐसा इन्होंने कहा कि जो जुमलेबाजी प्रधानमंत्री और बीजेपी की जो पार्टी है, जो जुमलेबाजी थी 2.5 करोड़ नौकरी का, महिलाओं को आरक्षण का, बेरोजगारी का और युवाओं को अच्छी नौकरी देने का, किसानों को लेकर, ये सारे मुद्दे जो बीजेपी के जो 10 साल में जो जुमले निकल कर आए वो चीज़ें खोखले साबित हुए। अब मौका है एक परिवर्तन हो और परिवर्तन आए ताकि जो युवा पीढ़ी जो चाह रही है, देश से चाह रही है, देश की जनता जो चाह रही है, वो सारी चीज़ें इंडियन अलायंस कर दे सकती है, इंडियन गठबंधन करके दे सकता है। ऐसा अब्दुल रहमान सैयद साहब ने आपके सामने ये बातों को रखा। असेंबली के इलेक्शन भी अनकरीब आने वाले हैं, जब वो चीज़ आएगा, जब कॉरपोरेशन के इलेक्शन आएंगे, तब मुस्लिम नुमाइंदगे, जो मुस्लिम नुमाइंदे हैं, जो मुस्लिम लीडर्स हैं, वो हक मांगेंगे और उनको वो हक दिया जाएगा। ऐसी सारी बातों पर इन्होंने खुलासा किया। नाज़रीन, मैं समझता हूं कि एक बहुत वाज़ेह गुफ्तगू रही हमारी, जितनी भी मिनट हमने बात की, सारे पहलू पर इन्होंने अपनी रोशनी डाली। एक एजुकेटेड पर्सन है, नॉलेजेबल पर्सन है, सियासत का अच्छा नॉलेज है इन्हें, और वो सारी चीज़ें इन्होंने आप सबके सामने रखी। और मैं अब्दुल रहमान सैयद साहब के सामने बारे में एक चीज़ आपको ये भी बताना चाहूँगा कि ये एक महाराष्ट्र में मेरी नज़र में एक ऐसे सियासतदान है जिनका एक लंबा करियर रहा है और जो बेदाग रहा है। इनके ऊपर करप्शन का कोई चार्जेस नहीं है, हमेशा इन्होंने बेदाग सियासत की है और साफ सुथरी सियासत की है। इनका अक्सर ये कहना होता है कि मेरी मेहनत की जो कमाई है वो हलाल तरीके की है, मैं उसमें 1 रुपया भी हराम का नहीं मिला था, इसीलिए आज तक ये बेदाग सियासत करते हुए नजर आए हैं। नाज़रीन, इस वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा, इनकी बातों को आवाम तक ज़रूर पहुँचाइएगा और इसी तरह की वीडियो के लिए हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिएगा। मैं सिराज शेख, कैमरामैन बशीर के साथ फिर मिलता हूँ किसी अगली खबर के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।